हेलो दोस्तों, आज मैं आईआरएफसी की बात करने वाला हूं। एक ऐसा स्टॉक जिसके स्टॉक का प्राइस लगभग 22-23 रुपए के आसपास चल रहा है, जबकि मार्केट में बहुत अच्छी तेजी आ रखी है, लेकिन इस स्टॉक में तेजी नहीं बन पा रही है। इस स्टॉक के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स की धीरे धीरे करके होल्डिंग काफी अच्छी हो चुकी है, लेकिन इस स्टॉक में बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं बन रहा है। जब से ये मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से इसमें गिरावट का ही हमने माहौल देखा है। इस स्टॉक के अंदर अब हमें आगे कैसा एक्शन देखने को मिलेगा, आईआरएफसी से जुड़े सारे सवालों के जवाब, आपको इसमें क्या नजरिया रखना चाहिए, क्या आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं या आपको इससे दूर रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज इस स्टॉक में जो मेरे पास लास्ट रिपोर्ट है, इस टाइम पर ये 22.80 पर कारोबार कर रहा है। ना ही कोई गिरावट है और ना ही कोई तेजी दिख रही है इसमें। अगर हम इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं तो ओवरऑल इसने ऑल टाइम में लगभग 8.27 की गिरावट ही दिखाई है, इसमें कोई भी तेजी नहीं बनी है। दोस्तों जो लोग इसमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं या इससे मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उनको इसके बारे में कुछ जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसका बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है। ये सबसे पहले क्या करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं रेलवे के लिए, इंडियन रेलवे के लिए फंड रेजिंग का काम करते हैं। और ये फंड रेजिंग करते कैसे हैं, मेनली जो है वो पब्लिक इशू करते हैं, टैक्स फ्री बॉन्ड्स को इशू करते हैं, इसके अलावा ग्रीन बॉन्ड्स एंड मीडियम टर्म नोट्स को इशू करते हैं। और अगर हम इस साल इनके टोटल फंड रेजिंग की बात करते हैं तो लगभग इन्होंने टैक्सेबल बॉन्ड्स लगभग 21,537 करोड़ रुपए के किए हैं। एक्सटर्नल बोरिंग्स की अगर हम बात करें तो लगभग 29,000 से ज़्यादा की करी है। और रूपी टर्म लोन्स के थ्रू लगभग 52,000 करोड़ के फंड रेजिंग करी है। ऐसे 54 ईसी बॉन्ड्स के थ्रू लगभग 840-200 करोड़ से ज़्यादा की इन्होंने फंड रेजिंग करी है। उसके बाद ये क्या करते हैं, फंड रेजिंग के बाद में उन फंड्स को डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने का मतलब हो गया कि वो बाय रोलिंग स्टॉक एसेट्स खरीदते हैं, इसके अलावा रेलवे को ये चीज़ें लीज पर देते हैं। बाय रोलिंग स्टॉक एसेट्स होते हैं जैसे कि इंजन्स हो गए, कोचेस हो गए, इसके अलावा बहुत सारे रेलवे के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको रेलवे को ये लीज पर देते हैं। और लीज पर देने के बाद में ही रेलवे से इन्हें कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहता है, या फिर हम ये कह सकते हैं एज अ भाड़ा उनको मिलता रहता है। और साथ ही साथ में जब लीज पूरी हो जाती है, वो टाइम ओवर हो जाता है, उसके बाद में वो रेलवे को ही उसको बेच देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उनको पैसा भी मिल जाता है। उन्होंने जिन जिन से भी बोरोइंग ली होती है उनका वो पैसा भी दे देते हैं और उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है। तो इस तरह से इनका ये जो फंड डिप्लॉयमेंट का प्लान चलता है और वो अपने फंड रेजिंग के बाद में इस तरह से उसको पैसा अप्लाई करके और अर्निंग्स करते हैं और दोबारा से रिपेमेंट्स कर देते हैं। अब दोस्तों हम आ जाते हैं कि इतना जबरदस्त इनका कारोबार है, इनका पैसा कहीं ना कहीं से फंसता भी नहीं है और इनको कोई फाइनेंस करने से डरता भी नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इनकी एज अ सिक्योरिटी है कि आईआरएफसी जब भी कहीं से फंड रेजिंग करता है तो अगर आईआरएफसी को कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी इशू रहता है तो उसका पैसा जो है वो चुकाएगा कौन, गवर्नमेंट चुकाएगी। इसलिए इनको उस चीज में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं आईआरएफसी के, तो इन्होंने लगभग 2016 से अगर हम देखें तो अपना परफॉर्मेंस डबल कर लिया है, डबल से भी ज्यादा कर लिया है। अगर हम इनका सिर्फ लास्ट ईयर से भी कंपेयर करें तो मार्च 2020 में इनकी जो टोटल सेल्स थी वो थी लगभग इनकी 13,421 करोड़ की। और अगर हम इस बार की बात करते हैं तो लगभग मार्च 2021 में तो 15,771 करोड़ के आसपास है। तो ओवरऑल इनकी सेल्स भी बहुत ही शानदार रही है। और हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट में भी हम देख सकते हैं काफी अच्छा इन्होंने उछाल दिखाया है मार्च के कंपैरेटिवली। लगभग अगर हम मार्च 2020 से मार्च 2021 की बात करें तो बहुत ही हल्का फुल्का दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं 2016 के कंपैरेटिवली तो डबल से भी ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा साथ ही साथ अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इनका नेट प्रॉफिट इस बार का लगभग है 5,026 करोड़ के आसपास, और इससे पहले जो था वो था 4,416 करोड़। और पिछले टाइम के कंपैरेटिवली तो बहुत ही शानदार हम कह सकते हैं इसमें तेजी देखी जा सकती है। तो ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस आईआरएफसी का बहुत बेहतरीन है। इनकी स्ट्रेंथेस जो तो मैं आपको बता रहा हूं जो कि है, अभी मैं इसके बारे में आपको वीकनेसेस भी बताऊंगा, इसको डर किस चीज का है, इसके स्टॉक का प्राइस क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। उससे पहले हम इसके अंदर होल्डिंग्स थोड़ी सी देख लेते हैं। इस स्टॉक के अंदर अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करते हैं तो लगभग 86% से ज्यादा की है। एफआईएस के पास में लगभग 1.44% की है, जो कि जून 2021 में 0.86% की ही रह गई है। ऐसे डीआईएस की भी मार्च के कंपैरेटिवली इस बार 3.74% की है, जो कि पहले 4.23% की थी। और पब्लिक की होल्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं जून क्वार्टर में हमें बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि पहले 7.97 थी और इस बार में 9.
0.03% है। इसके अंदर अगर हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात करते हैं तो जो सबसे मेनली आता है वो है HDFC फ्लेक्सी कैप, जिनके पास में आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त क्वांटिटी है इस स्टॉक की, लगभग 253 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके रखे हैं। उसके अलावा HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड स्कीम है, उसमें भी लगभग 162 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद में इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड है, इनका भी लगभग 89.24 करोड़ का है। दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूँ ये अगस्त का ही सिर्फ बता रहा हूँ, अगस्त का, क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है, जब सितंबर का आ जाएगा तो मैं उसको भी डिस्कस करूंगा आपके साथ में। उसके अलावा अगर हम निपॉन इंडिया की बात करते हैं तो उनकी स्कीम में लगभग 44 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। HDFC की डिविडेंड यील्ड स्कीम में 31.61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और निपॉन इंडिया वैल्यू में लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इस स्टॉक के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लोगों ने कर रखा है और IRFC के अंदर स्ट्रेंथ बहुत सारी है। इसके अंदर हमें क्यों इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए और डरने वाली क्या चीजें, अब हम उनको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम इस स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा शानदार है, जैसा कि मैंने आपके साथ में रिजल्ट्स को भी इनके डिस्कस किया है लास्ट क्वार्टर के, उसमें भी आपने देखा है कि लगातार इनका रिजल्ट में हमने बढ़िया नेट प्रॉफिट भी देखा है, इनकी सेल्स ग्रोथ भी बहुत बेहतरीन है, इनका बिजनेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और डिविडेंड यील्ड तो इनकी बहुत ही ज्यादा शानदार है, 4% से ज्यादा की है। और रेलवे एक्सपेंशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो जितना रेलवे एक्सपेंड होता जाएगा उतना IRFC को भी प्रॉफिट होता जाएगा, या हम कह सकते हैं बिजनेस मिलेगा, क्योंकि जब इंडियन रेलवे को जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए वो IRFC के थ्रू ही जितना काम करते हैं वो करेंगे, तो उसका बेनिफिट IRFC को भी हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, इसके अंदर वीकनेसेस क्या है अब हम उनको समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी वीकनेस है लॉस ऑफ ट्रस्ट। देखिए इस टाइम पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी बनी हुई है, एक से एक ब्लू चिप फंड्स में अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो लोग इसमें रिस्क नहीं ले रहे हैं, लोगों को इसमें ट्रस्ट की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। उसके पीछे का कारण क्या है, वो सबसे बड़ा ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसी में लगातार कुछ ना कुछ बदलाव आते जाते हैं। ज्यादातर गवर्नमेंट का फोकस जो है वो प्राइवेटाइज करने में चीजों को ज्यादा है, जैसे कि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट PSUs है जिनको वो प्राइवेटाइज करने के लिए बहुत सारे डील्स करते जा रहे हैं। उसका डर कहीं ना कहीं IRFC को भी लगता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो IRFC के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, 5 साल 6 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए, उनके लिए बस यही एक सोचने वाली बात है कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में कुछ बदलाव आता है, ये अपने स्टेक्स बेच देते हैं ज्यादातर 51% से ज्यादा, जहां पर इनकी ओनरशिप चली जाती है, उस केस में IRFC के लिए थोड़ा नुकसान हो सकता है। इस डर के चलते ही एक वीकनेस बनी हुई है। थोड़े टाइम के लिए 2 साल या 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट बना के चल सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के नजरिए से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी एक ऑप्शन खुला हुआ है, लेकिन आपको इसके लिए करना क्या होगा, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसको पोर्टफोलियो में अपने रखिए एक लिमिटेड क्वांटिटी के साथ में, ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फंड लगाना किसी भी स्टॉक में सही चीज नहीं होती है। इसका इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है तो आपको कहीं ना कहीं ये 20% 25% तक की रिटर्न्स तो इस लेवल से भी दे सकता है, और कितनी जल्दी दे सकता है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि सारे स्टॉक्स में अच्छी तेजी है। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।